एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचकर टॉफी खाने में, टॉफी खिलाने में, टॉफी गिफ्ट करने में, रील बनाने में, ही खीखी करने में मशगूल थे, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के भीतर 154 करोड़ रुपए बनाम 3.5 करोड़ रुपए की लड़ाई छिड़ गई। आलम यह कि दनादन इस्तीफे की खबरें भी आने लगी और मामला यहीं तक सीमित नहीं है। और ये इस्तीफे किसी और के नहीं बल्कि मंत्रियों के होंगे, ये भी पहले बता दूं। इसके साथ ही साथ नायडू, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके इस बार तो अपनी नाराजगी ही जाहिर कर दी है। और राहुल गांधी, जाहिर सी बात है देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी मोदी जी के टॉफी गिफ्ट करने पर आज जो बातें कही उनमें सबसे बड़ा हाईलाइट रहा कि उन्होंने अमित शाह को भी लपेटे में ले लिया, यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को गद्दार करार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कलह एनडीए की, इस पर जरा खुलकर बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से एक बात आज जरा क्लियर करना चाहता हूं। बीते लंबे समय से आप मुझे देख रहे हैं, मैं कभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के आधार पर आपको खबरें नहीं बताता। बीते 2-3 दिनों से एनडीए में जहां जहां कलह हुई उसको लेकर मैंने कुछ स्टोरीज करी और उसको लेकर कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर अब आप भी बिहार के एक पत्रकार की तरह करने लगे हैं। तो मैं आपको एक बात आज कह देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। जो वास्तविक खबरें हैं मैं वही खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं, जिन खबरों को गोदी मीडिया छाप नहीं रही है, लेकिन आंचलिक भाषा मराठी के न्यूज़पेपर हो गए या फिर कि वो तेलुगु के न्यूज़पेपर हो गए, वहां पे वो खबरें लगातार छप रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, प्रचारित हो रही हैं। अब आगे बढ़िए, आज भी हम शुरुआत खबरों से ही करेंगे। राहुल गांधी के बयान की तरफ बाद में चलेंगे। सबसे पहले एनडीए में जो कलह मची है ना, उसकी गुत्थियां जरा एक एक करके सुलझा लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर टीवी 9 मराठी की एक खबर है। सबसे पहले देखिए, ये टीवी 9 है। टीवी 9 भारतवर्ष पे आपको ये खबर नहीं मिलेगी, लेकिन टीवी 9 मराठी पे आपको ये खबर जरूर मिल जाएगी। और टीवी 9 मराठी की एक खबर क्या बता रही है, इसको मैंने ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेट की मदद से। शिवसेना में उथल पुथल, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। और क्या शिवसेना के मंत्रियों का वजीफा होगा? यहां पे इस्तीफा और वजीफा, दरअसल वजीफा लिख दिया गया है, ये इस्तीफा था, ट्रांसलेशन में गलती हुई है गूगल से। अब यहां पर भी मामले को थोड़ा और रोचक तरीके से अगर आपको समझना हो तो आपको अगली खबर देखनी चाहिए कि ये नौबत आ क्यों रही है। शिवसेना के 7 सांसद हैं, ये बात मत भूलिएगा। अब अगली खबर आपकी स्क्रीन पर, जी हां, 154 करोड़ रुपए शिवसेना और 3.5 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। थाने का मामला है और यहां पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के भाई भी यहीं पर राजनीति करते हैं। और इसके बाद बस फिर क्या, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ठनी पड़ी है। अब क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, कैसे एकनाथ शिंदे लगातार असहज महसूस कर रहे हैं, उस तरफ आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सारी हेडलाइंस एक एक करके निपटा लें। तो अगली खबर आपकी स्क्रीन पर, चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी है निर्मला सीतारमण को और पीयूष गोयल को, वाणिज्य मंत्री को और वित्त मंत्री को। क्यों लिखी है? दरअसल बीते दिनों जब आपने देखा होगा
टैक्स रिफॉर्म्स की बात की गई बजट सेशन में, तो जो तंबाकू वाले प्रोडक्ट थे, खास तौर पर सिगरेट, तो सिगरेट को 40% के टैक्स स्लैब में डाल दिया गया। पहले 28% था, 28 से 40 कर दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने पत्र लिखकर नाराजगी अपनी इसी बात पर जताई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती करने वाले तमाम किसानों को कई तरीके की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू यहां पर सरकार से गुहार नहीं लगा रहे इस पत्र में, बल्कि इस पत्र में वो शिकायत कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की इस कदम की वजह से आंध्र प्रदेश के उन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, सिगरेट की बिक्री में कमी आई है, और ऐसे में आप इसे रिवोक करें, इस फैसले को, अपने इस कदम को रिवोक करें। यह कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अचानक से कह रहे हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू जो हर बार आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़े से पैसे दे दो, हमें इतना 1000 करोड़ दे दो, अमरावती बनाना है, हमें इतना 1000 करोड़ दे दो, ये प्रोजेक्ट लगाना है, वो चंद्रबाबू नायडू अब एक कदम को भारत सरकार के रिवोक करवाना चाह रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पवन कल्याण ने किस तरीके से धमकी दी थी तेलुगु देशम पार्टी को, वो मैं आज से 3 दिन पहले आपको बता चुका हूं। पवन कल्याण किसके इशारे पर काम करते हैं? जैसे बिहार में एक सज्जन है, उनको हनुमान कहा जाता है, चिराग पासवान, तो वैसे ही पवन कल्याण भी हनुमान की भूमिका में ही है आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने धमकी दी थी तेलुगु देशम पार्टी को, आपको यह भी याद होगा। तो अब सारी कड़ियों को मिलाइए, जोड़िए। अब महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ भी लेकिन चल लीजिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जिसे ओरिजिनल शिवसेना आजकल कहा जाता है, उस शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रिश्ते हैं वो हर गुजरते दिन के साथ तल्ख होते जा रहे हैं। मसलन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने नौटंकी करी, बुलेट उठाई, बुलेट से गए विधानसभा, हालांकि वो एक ही दिन की नौटंकी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ऐसी किसी भी नौटंकी में शामिल नहीं हुए। ऐसी किसी भी नौटंकी में शामिल होने से उन्होंने सीधे तौर पर किनारा कर लिया। एकनाथ शिंदे यहीं पर नहीं रुके। एकनाथ शिंदे आज की तारीख में उनके ट्विटर हेडलाइन पर जाकर के आप देखिए, मोदी जी की तमाम बातें वहां नहीं होती। वहां देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर किसी मंच पर है एकनाथ शिंदे तभी वो तस्वीर आती है, अदरवाइज नहीं होती। और ऐसा लगता है जैसे एकनाथ शिंदे सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के नेता है, वो एनडीए के नेता नहीं है। और ये जो दरादन इस्तीफे की तैयारी है ना, इसके पीछे भी बड़ी मजेदार बात है। दरअसल शिवसेना के वो मंत्री जिनको भारतीय जनता पार्टी बीते लंबे समय से कॉम्प्रोमाइज करा चुकी है, वो तमाम मंत्री जो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, शिवसेना के खेमे से, शिवसेना के खाते से, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की हां में हां मिलाते हैं। शिवसेना अब अपने कोटे के उन मंत्रियों को ठिकाने लगाना चाहती है, किनारे करना चाहती है, उनसे उनकी पावर छीन लेना चाहती है। ये कर रही है शिवसेना, ये कर रहे हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में। और जाहिर सी बात है कि ये खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी, हिंदी के पोर्टल्स तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, अंग्रेजी के कुछ पोर्टल्स पर अगर छप जाए ऐसी खबरें तो भाग्य, अहोभाग्य समझिए। अब दोस्तों ये सब कुछ अचानक तो नहीं हो रहा है। राहुल गांधी वाली बात की तरफ भी अब आ जाइए। राहुल गांधी रायबरेली में थे, आप सभी को पता है, वो अमेठी रायबरेली के दौरे पर हैं, और वहां पर उन्होंने खुलेआम बहुत कड़े तेवरों के साथ आज बात की। राहुल गांधी हमेशा कड़े तेवरों के साथ बात करते हैं, लेकिन आज जो कड़े तेवर थे उनके, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरएसएस के लोग आए तो आप उनको कहिए कि प्रधानमंत्री गद्दार है, गृह मंत्री गद्दार है, आर्थिक तूफान आने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉफी बांट रहे हैं।
हालांकि बीते 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भी टॉफी ही बांट रहे हैं, जुमले ही बांट रहे हैं, वो लॉलीपॉप ही दे रहे हैं लोगों को। लेकिन आज राहुल गांधी ने इस बात पर सख्त ऐतराज किया और जैसे ही राहुल ने यह बात कही, तुरंत ही इंडिया के खेमे में भी कुछ कुछ हुआ है। मैं चलते चलते वो भी बता दूं, इस पे एक अलग स्टोरी फिर करूंगा मैं। अखिलेश यादव ने तो राहुल गांधी की बात का समर्थन किया, उनकी मजबूरी है 2027 का चुनाव। लेकिन महाराष्ट्र में एक और नेता हैं, वयोवृद्ध, जो अभी इंडिया अलायंस के विधायकों की मदद से राज्यसभा पहुंचे हैं, यानी कि शरद पवार। उनका एक बयान आया, बड़ा मजेदार सा। उन्होंने कहा आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि देश हित में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने आज ये बात बोली, तुरंत ही शरद पवार का ये बयान आ गया। मैं तो ये बयान सुनते ही हतप्रभ हो गया कि भाई देश हित में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। देश हित में तो 11 सालों से काम कर रहे हैं और इतना काम कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कि पूछिए मत। अडानी साहब हजारों करोड़ रुपए देकर के अपने ऊपर से चार्ज विड्रॉ करते हैं, ये देश हित ही तो है। देश की छवि खराब होती अगर वो चार्जेस उनके ऊपर रहते, मुकदमा चलता। नॉर्वे में जिस फंड ने अडानी साहब को ब्लैकलिस्ट किया था, 43 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने की तैयारी करते हैं और फरवरी में, अभी वो जाते हैं मई में, लेकिन फरवरी में वो ब्लैकलिस्ट जो अडानी को किया गया था नॉर्वे द्वारा वो हटा दिया जाता है। उसके बाद मोदी जी का वहां दौरा हो जाता है। 43 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का वहां दौरा होता है। नॉर्वे जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है, वहां के एक पत्रकार को आज भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और गोदी मीडिया ट्रोल करने में लगे हैं। उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट को सस्पेंड करवाया गया है। ये सब देश हित तो है। तो शरद पवार साहब, आपकी जो राजनीति अब तक की रही है उसमें हर कोई जानता है कि आपको निष्ठा बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता और कहीं ना कहीं आप यही इशारा कर रहे हैं। लेकिन हां, शरद पवार के इशारा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि शरद पवार के पास फिलवक्त वो ताकत नहीं है। लेकिन एनडीए में बढ़ती हुई ये टूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या 2027 तक भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने देगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कुर्सी के बाद राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे और हम खुलकर सत्ता से सवाल करते रहें। बहुत शुक्रिया।